बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। हुकूमत वक्त ने IMF के साथ दोबारा रिजम्पशन करनी शुरू कर दी है। बातचीत हुई है कुछ। दूसरी तरफ से डिमांड लिस्ट आई है, विश लिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, डिमांड लिस्ट आ गई है। और डिमांड लिस्ट में अगर इसको समअप, वैसे तो 5 हैं, अगर समअप करें कि एक तो सब्सिडी ख़त्म की जाए एनर्जी के ऊपर, बिजली पे भी और ऑयल एंड गैस के ऊपर भी, और दूसरी तरफ रेवेन्यू सर्विसेज जो हैं उनको एक तो बेहतर बनाया जाए, दूसरा एडिशनल टैक्सेशन जो है रेज़ की जाए। अब ये डायरेक्ट टैक्सेस में रेज़ करते हैं, स्लैब करते हैं, ये एक बाद की बात है। गुफ्तगू हम आज ये कर रहे हैं कि IMF के साथ दोबारा प्रोग्राम जो है अब ये पहले से ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि 96 अरब जैसा कि हम सुन रहे हैं हर महीने सब्सिडी में जा रहा है जो करंट प्राइसेस पे है। और इसको पता नहीं फिगर इन करने के लिए नटशेल उसका जो है कि एक दफ़ा फिर एडिशनल महंगाई, क्योंकि एनर्जी के बेस पे बाकी चीज़ें महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट सारा जिस तरह होता है, और लोगों की जेब में जो पैसे थे वो टैक्सेशन के ज़रिए और बात। तो एक बड़ी डायर सिचुएशन है ये, ख़ास तौर पे एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो नेसेंट भी नहीं है, फ्लैजलिंग भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 दिन में अभी बर्थ हुई है उसकी। डॉक्टर साहब, आप एक दफ़ा फिर हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तरह आप इसको समअप करते हैं? मेरा ख्याल है इसमें समअप की तो ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कि आपके पास इस वक्त शॉर्ट टर्म पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है। उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के लिए IMF की आशीर्वाद चाहिए। IMF के प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। IMF के प्रोग्राम में रहना है तो जो IMF के साथ कमिटमेंट्स की गई थी वो मानना पड़ेंगी। बल्कि हो सकता है कि 7th रिव्यू में, जैसे कि 6th रिव्यू से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी वो बजट का हिस्सा बनवाई, मिनी बजट में ऐड करवाया। अब तो हर बजट आने वाला है। और अब बजट आने वाला है तो शायद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कोट एंड कोट सार्ट ऑफ प्रायर एक्शन, वैसे तो प्रायर एक्शन होता है प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो किए जाते हैं, से पहले, हाँ, तो वो बहुत से प्रायर एक्शन जो हैं वो उसमें डरवाएं कि जी अगर आपने इस प्रोग्राम में रहना है और प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना है तो जो बजट बन रहा होगा 22-23 का, उसमें ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हों। तो ये तो बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ करना पड़ेगा। एनर्जी के ऊपर वो 52 रुपए डीजल पे और 21 रुपए पेट्रोल पे, ये तो एक दफ़ा शॉक इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी। इसको टेपर ऑफ पे कितना कर लेंगे? इस वक्त देखें ना, प्रॉब्लम ये नहीं कि IMF है या नहीं है, या प्रॉब्लम ये नहीं कि पाकिस्तान में कीमतें, देखना ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें क्या हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त रिकॉर्ड हाई कीमतें चल रही हैं। रशिया यूक्रेन वार के बाद से कीमतें जो हैं वो तो आप देख लें, अभी भी आज की कीमत भी जो है वो 110 से 111 डॉलर पर बैरल पे घूम रही है। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 85 पे फिर सबसे कम हमारी जो रिटेल प्राइस है जो फ्यूल और डीजल और पेट्रोल की साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान की है। ये इतना फ़र्क है। तो जाहिर है कि अगर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन करना है तो हमें उसकी कंजम्पशन जो है वो कम करवाना होगी। अगर कंजम्पशन कम करना है तो कहीं ना कहीं पे प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है उसको दुरुस्त करना होगा। जो पाकिस्तान के पास इस वक्त एक नेगोशिएशन पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो एक बहुत बड़ा डाटा मौजूद है। और आपके प्रोग्राम्स में कई दफ़ा हम पहले बात कर चुके हैं टारगेटेड सब्सिडीज़ की। हमें टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना पड़ेगा कि हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर वालों को सेव करते हुए बाकी जो है वो कीमतें बढ़ाएं। अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो पाकिस्तान ना तो फिस्कल देना अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं कि उतनी सब्सिडी दे के कंजम्पशन जो है वो उसको कर्टेल ना किया जाए। लेकिन अगर IMF के पास आप जाते हैं टारगेटेड सब्सिडी की कोई प्रोविजन लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF उस पर कोई नहीं, लेकिन गाड़ियों पे भी जो 4 व्हीलर है, मसलन अगर मैं 1000 सीसी चला रहा हूँ और साथ ही मेरे जो है वो 4200 सीसी की गाड़ी, कहीं ना कहीं पे थ्रेशोल्ड होगा, जाहिर है होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन उसमें थ्रेशोल्ड मेरा ख्याल है जो प्लॉजिबल है वो यही बनेगा कि आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर वालों को 1 ऑफ कैश दे दें, कुछ और कर दें NSCR डाटा इस्तेमाल करते हुए। बाकियों के लिए जाहिर है क्या एक ही जैसा होगा और उसी से आपकी कंजम्पशन जो है वो मॉडरेट होगी। इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर आप
नॉन एनर्जी डेफिसिट निकाल दें तो फिर तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है कुछ नहीं। हाँ, बहुत थोड़ा। तो असल जो है वो तो आपका डेफिसिट सारा एनर्जी से बन रहा है, और शायद अभी मज़ीद बनेगा समर में। आप देख रहे हैं कि समर जो है ये बहुत ज़्यादा होगी, हार्ड होगी पाकिस्तान के लिए। अभी ENI जो इटालियन सप्लायर है गैस का, उन्होंने आज फिर एक सप्लाई पे डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो उनका को नहीं दे सकेंगे। अप्रैल मई की सप्लाई जो थी वो नहीं दे पाए, अब अगर जून की सप्लाई भी नहीं देते तो आपके पास जब LNG नहीं होगी, ज़ाहिर है बिजली को शॉर्टेज होगी। तो सारी वो चीज़ें जो कि इस वक्त जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका हिस्सा है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे ममालिक उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो एक चीज़ हुई, दूसरी तरफ टैक्सेशन पे भी एडिशनल टैक्स रेज करने का भी उन्होंने कहा है। कहाँ से करेंगे ये एडिशनल टैक्सेस? एक जो हर हुकूमत के पास जब भी वो आती है गवर्नमेंट में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो जो उनके पास एक तरीका होता है वो तो यही है कि जी जो आपके टैक्स अवेडर्स हैं और टैक्स अवाइडर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आया जाए। पिछली हुकूमत ने भी इसकी कोशिश की, बेनामी अकाउंट्स ख़त्म करके, बेनामी सासे ख़त्म करके, कुछ और चीज़ें करके उन्होंने कोशिश की इसको ब्रॉड करने की। उससे पिछली हुकूमतों ने भी की, इस हुकूमत को भी करना चाहिए। इनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो आपका जो मिनी बजट था उसमें ये प्रोविज़न भी आ गई कि FPR जो है वो अपने जो हैं डाटा होल्डर जो क्लाइंट्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स तक एक्सेस कर सकता है, और ये देख सकता है कि किसी ने एक क्वार्टर में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स चेंज किए। इलेक्शन सर पे लटक रहे हैं, वो कह रहे हैं नेगोशिएशन इसी और वे कि कब होने का डिसाइड। तो इलेक्शन के इतने करीब डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्पेशली जब कि हमें पता है इस वक्त हमें गवर्नमेंट का वोट बैंक है वो ट्रेडर और इस वक्त गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की हमें बात करनी चाहिए। और ये इन इलेक्शन के बाद का सूरत हाल देखें ना, जब भी इलेक्शन होते हैं आपसे लेके 15 महीने तक जब भी हो, तो उसमें कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी? 3 पार्टियों में से कोई एक पार्टी होगी ना जो लीड कर रही होगी, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, तो उन तीनों में से कोई एक होगी जो कि लीड कर रही होगी एक कोलिशन को। तो ये इन तीनों के हक में है इस वक्त, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के हक में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये ट्रेजरी बेंचेस में है या अपोजिशन में है। उसको अलहदा करते हुए इनको ये देखना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो मेजर लिए जा रहे हैं उनको अपोज ना करें, उस पर पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि कल को कोई पता नहीं कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में हुकूमत आ जाए, और जिसके हिस्से में हुकूमत आएगी अगर आज ये मेजर नहीं लिए जा रहे होंगे तो कल उनको लेना पड़ेंगे और वो बहुत टफ होंगे। तो इसको डिले किए बगैर इन पे हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ भी हमें काम करना चाहिए, और ये मेजर्स जो है इन पे भी हमें काम करते रहना चाहिए। ये एनर्जी की कोई 21-22 बिलियन डॉलर की तो ये इंपोर्ट होती है, और अगर प्राइसेस में 30% इजाफा था, ये तो आगे चलता रहे। तो ये तो अगर इसको मेजर करें 300 बिलियन डॉलर की अगर हमारा GDP का साइज है, तो ये तो 1.5 से लेके तकरीबन 1%, ये तो ग्रोथ ही रोड हो जाएगी। आपका थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि ये चीज़ें, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं, लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म पे ये प्रॉब्लम सबको आ रही है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ यूनिक कंट्री। पाकिस्तान जैसे तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज जो कि स्पेशली एनर्जी इंपोर्टर्स हैं, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये वही चीज़ थी जिसको हम आज से कुछ महीने पहले रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट होते ही हमने इस पे कहना शुरू किया था कि ये ग्लोबल रिसेशन और एक फूड क्राइसिस लेके आएगी ये वॉर। तो ये वही रिसेशन है जो कि इस वक्त आ रहा है। रिसेशन है, डू यू थिंक? हाँ, ये आ रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अब ये रिसेशन बन गया हुआ है? ये बन गया हुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान समेत तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि एनर्जी इंपोर्टर्स हैं उन सबको इसी तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अभी कल आपकी जो इकोनॉमिक आउटलुक आई है, IMF ने जो रिपोर्ट अपनी दी है अपनी स्प्रिंग मीटिंग से पहले, वर्ल्ड बैंक ने जो असेसमेंट, तो ग्लोबल GDP के उन्होंने एस्टिमेट्स रिवाइज कर दिए ना डाउनवर्ड्स कि जी इतनी नहीं हो पाएगी। और वो क्यों नहीं हो पाएगी, उसमें जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उसमें एक रशिया यूक्रेन वॉर फैक्टर भी शामिल है, और चूँकि अभी तक उसका खात्मा होता नज़र नहीं आ रहा, तो ये अनफॉर्चुनेटली हॉन्ट कर रहा है। रिसेशन की जो बिल्कुल बेसलाइन डेफिनेशन वही समझिए कि 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में जो है वो नेगेटिव ग्रोथ हो, जो हम समझते हैं। तो ये तो बड़ी हॉरिबल पाकिस्तान में अगले 2 क्वार्टर देखिए, पाकिस्तान में अल्लाह का क्वार्टर ये ले लिया, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से नहीं आएगी।
पाकिस्तान में स्लो डाउन होगा, रिसेशन उस तरीके से नहीं आएगी क्योंकि हमारी जीडीपी का साइज़ छोटा है, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न थोड़े से डिफरेंट थे, हमारी डिमांड डिफरेंट थी कमोडिटीज़ की, तो उस वजह से हम उस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपके बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स और बाकी दुनिया में एक रिसेशन जो है वो आ चुकी है, आ रही है और अनफोल्ड हो रही है, और उसी में पाकिस्तान को भी सर्वाइव करना है। पाकिस्तान सर्वाइव करना। अच्छा, तो बजट में आगे अगर हम इन चीज़ों को मान लें तो ये तो पिछला जो बजट था ये 4.5% ग्रोथ और वो जो सारा हमने फिस्कल डेफिसिट का, तो वो तो डिस्टर्ब हो गए। डू यू एग्री? देखिए वो डिस्टर्ब इसलिए भी होगा ना, बता रहे हैं कि जैसे कोविड एक अनयूजुअल अनप्रडिक्टेबल सा फिनोमेनन था अपने वक्त का, इसी तरीके से ये वार जो है ये तो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की थी जब आप 4.5% की ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो अब अगर वार होगी और वार के नतीजे में एक स्केर्सिटी शुरू होगी है, कमोडिटीज़ की कमोडिटी प्राइस हाई हो गई है, एनर्जी की स्केर्सिटी होगी है, तो वो इफेक्ट तो आएगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन अगेन चूँकि बेस लाइन हमारी जो थी वो अब हायर है, तो एक तो पहले ही उस हाई बेस लाइन पे शायद पॉसिबल नहीं था। अगर आप 5.6% बेस लाइन देखते हैं रिवाइज जीडीपी के वो तो बाद, पिछले साल का। हाँ, तो अगली जो बेस लाइन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, बेस लाइन कि अगर आप उस बेस लाइन पे देखते हैं तो शायद आगे अचीव करना जो था वो मुश्किल होता, लेकिन अब इसमें ये भी फैक्टर आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि आईएमएफ के साथ ये बातचीत कर रहे थे तो पहले जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ये एक खुशखबरी थी कि वो सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट तक था, तो अब ये आपका ख्याल है कि वो कल उन्होंने कहा है कि ओवरऑल डेफिसिट को भी शायद, तो ये तो बिल्कुल टाइट हो गया। न्यूज़ बहुत टाइट नहीं हो जाएगी? आप समझ, मेरा ख्याल है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ एक Development। मिडिल ग्राउंड निकल आएगी। अच्छा, प्राइमरी की तरफ ही ले आएंगे। हाँ, मिडिल ग्राउंड निकल आएगी। जाहिर है कि जब नेगोशिएशन में बैठते हैं तो सक्सेसफुल नेगोशिएशन की डेफिनेशन यही है कि एवरीवन लीव्स द रूम इक्वली अनहैप्पी। अच्छा, तो जाहिर है कि इक्वली हैप्पी तो खैर नहीं होता, इक्वली अनहैप्पी होगा। अच्छा, तो वो इक्वली अनहैप्पी होंगे, कुछ ना कुछ कड़ी शराइत जो है वो मौजूदा हुकूमत को मानना पड़ेगी, कहीं पे आईएमएफ को भी थोड़ा सा लीवरेज देना पड़ेगा, इसी बात का लीवरेज देना पड़ेगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है। तो वरना तो यहाँ पे फिर कौन सी हुकूमत होगी जो कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलाएगी। हाँ सर, ये आखिर पे फैग एंड प्रोग्राम पे ये 3 क्वार्टर्स जो हैं, एक ये जिसमें से हम गुजर रहे हैं और 2 अगले बजट के, हाउ डू यू सी देम? मेरा ख्याल है कि ये वाला क्वार्टर डिफ़िकल्ट क्वार्टर है, उसके बाद थोड़ी सी आपको एक रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ मिलेगा फ्रेंडली कंट्रीज़ के रोल ओवर की शक्ल में। अगर रमज़ान के एंड पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ पे कुछ डेफर्ड पेमेंट ऑयल का कुछ सॉलिडिफाई कर लेते हैं चीज़ों को, और कुछ डिपॉजिट्स जो हैं रोल ओवर के लिए उन पे बात कर लेते हैं। इसी तरह से रमज़ान के फ़ौरन बाद चाइना जाने का प्लान है इनका, वहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स के रोल ओवर की बात आ जाती है, तो कोई 4-4.5 बिलियन डॉलर तक का तो जो इमीडिएट एक बैंडेज है वो मिल जाएगा। और यही आपको इस वक्त चाहिए कि एक इमीडिएट बैंडेज जो है वो मिल जाए। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो जाता है, उसकी अगली ट्रांच मिल जाती है, दोस्त ममालिक जो हैं उनके साथ आपको रोल ओवर मिल जाते हैं डिपॉजिट्स के, तो जो एक इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट का खतरा था वो टल जाएगा। नहीं, लेकिन जो बर्डन पब्लिक पे, लोगों पे पड़ जाएगा वो तो कंटिन्यू रहेगा। देखिए वो तो अगेन मैं दोहराता हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया के साथ है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये कोई पाकिस्तान पेक्यूलियर मसला तो नहीं है कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल की बढ़ेंगी, बिजली की बढ़ेंगी, कमोडिटीज़ की बढ़ेंगी, तो ये तो पूरी दुनिया के में बढ़ रही है। इनमें इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे कि कीमतें ना बढ़ रही हों, और इन्हीं की बढ़ती हुई कीमतों के साथ ज़िंदा रहना होगा। सिर्फ करना ये होगा कि जो सोशल सेफ्टी नेट है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना होगा। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, एहसास के जो इनिशिएटिव थे उनको मजबूत बनाना होगा, ताकि जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं, लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, उनको रिलीफ पहुंचाया जा सके। बाकी जो है अनफॉर्चुनेटली वो हिट होंगे। मिडिल क्लास हिट होती है इस तरह की, जब भी आती है क्राइसिस आता है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, और जाहिर है कि इस दफ़ा भी मिडिल क्लास पे ही उसका सबसे ज़्यादा बर्डन आए। वो तो हम प्रोग्राम में वक्त की कमी थी, वरना और बात करते। सबसे सिंसियर क्लास जो किसी मुल्क से होती है वो मिडिल क्लास होती है। सबसे ज़्यादा मेहनतें जो कर रहे होते हैं वो भी मिडिल क्लास कर रही होती है किसी मुल्क के लिए, और बर्डन भी उन्हें उठाना पड़ता है। देखते हैं गवर्नमेंट इसको किस तरह बजट में बैलेंस आउट करने की कोशिश करती है। आज तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में जाके तो अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।